Hello, my dear subscribers and my dear friends, my dear students. Today's topic is organism and population, NEET biology. So, most important questions. So, let us start the chapter. Study of population is called demography. पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखें तो D इज इक्वल टू एन अपॉन एस, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पेस. पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया विच फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी. तो पॉपुलेशन जो होती है वो सेम स्पीसीज के लोगों को एक सेम एरिया में रहने के प्रोसेस को कहते हैं. ओके, सो पॉपुलेशन जो होती है वो कुछ फैक्टर से डिसाइड होती है. जैसे हम देखें नेटेलिटी. ओके, नेटेलिटी यानी बर्थ रेट. इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम थ्रू बर्थ. नाउ मोर्टेलिटी देखें. मोर्टेलिटी क्या होती है? इसे कहते हैं डेथ रेट. इट इज़ द रेट ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम ड्यू टू डेथ is called mortality. In human, natality and mortality is calculated per thousand per year. Now next factor है immigration. Permanent outward movement of individual is called immigration. जैसे किसी एरिया से कुछ लोग जॉब करने के लिए अपने एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में चले गए, तो उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन. तो इसमें इमिग्रेशन का मतलब है, यहाँ पर हम देखें यहाँ कि जब इमिग्रेशन होता है तो परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन, इट डिक्रीज इन साइज ऑफ लोकल पॉपुलेशन. नाउ इमाइग्रेशन, तो आउट गोइंग हो गया इमिग्रेशन. नाउ इमाइग्रेशन, परमानेंट इनवर्ड और कमिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड इनटू अ पॉपुलेशन, इट इंक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन. तो इमाइग्रेशन में हम देखें, जैसे इसका एग्जांपल है नेपालीज पीपल यूजली कम टू इंडिया फॉर देयर जॉब्स. ओके, सो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और वो चौकीदारी का काम करते हैं. तो एक तरीके का वो है इमिग्रेशन. ठीक, तो नेपाल से भारत आ गए और उन्होंने उस एरिया की पॉपुलेशन को बढ़ा दिया. नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रिएक्शन है वो एन टी इज इक्वल टू एन डॉट ज़ीरो प्लस बी प्लस आई माइनस डी माइनस ई. तो यहाँ हम देख रहे हैं बी जो है वो बर्थ रेट है, आई यहाँ पर इमिग्रेशन है, डी डेथ रेट है और ई इमाइग्रेशन है. नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल. तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में हम देखते हैं दो तरीके के मॉडल हमारे सिलेबस में हैं. एक है एस शेप्ड और एक है जे शेप्ड. तो एस शेप्ड को हम सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं और इसके साथ साथ इट इज़ डिस्कवर्ड बाय वरहॉल्ट पर्ल लॉजिस्टिक. तो इसीलिए इसे हम जो है इस नाम से भी जानते हैं. अब अगर हम देखें इसका एक ग्राफ बनता है तो इसके 3 फेज़ होते हैं इस ग्राफ में. लॉग फेज़ जहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्सपोनेंशियल फेज़ और इसके बाद स्टेशनरी फेज़. तो इसका जो फॉर्मूला है वो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर पावर एन के माइनस एन अपॉन के. तो यहाँ के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी है. तो डी एन अपॉन डी टी इज़ ए चेंज इन पॉपुलेशन साइज, आर इज़ ए बायोटिक पोटेंशियल, एन इज़ ए पॉपुलेशन साइज, के इज़ कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा जो हमारे सामने है जे शेप्ड. तो जे शेप्ड को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं. इसका फॉर्मूला हो गया डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर पावर एन. डी एन अपॉन डी टी इज चेंज इन पॉपुलेशन साइज, आर इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ जिसमें हम देख रहे हैं बी माइनस डी रखेंगे, वाइल एन इज़ द साइज ऑफ पॉपुलेशन. इट शोज सडनली इंक्रीज इन डेथ रेट. तो जे शेप्ड के अंदर हम देखते हैं कि पहले ग्रोथ लगातार हो रही थी, अचानक कुछ नेचुरल क्लैमिटी आ गई जिसकी वजह से अचानक ग्रोथ जो है कम हुई और डेथ रेट बढ़ गई. तो अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें कि एस शेप्ड में बी इज इक्वल टू डी होता है और
जे शेप्ड में बी माइनस डी होता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें कि, और अगर हम देखते हैं एस शेप्ड जो होता है वो 3 फेज़ में पूरा होता है, लॉग फेज़, एक्सपोनेंशियल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़। और जे शेप्ड अगर हम देखें तो 2 फेज़ में पूरा होता है, जिसमें लॉग फेज़ एंड एक्सपोनेंशियल फेज़ आता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जे शेप्ड का, तो ईस्ट सेल इन कल्चर मीडियम, और एस शेप्ड का एग्जाम्पल है ईस्ट सेल इन कल्चर मीडियम, यानी ईस्ट सेल को हमने कल्चर मीडियम के अंदर रखा, न्यूट्रिटिव मीडियम में, और ईस्ट सेल ग्रो होने लगी। जे शेप्ड का एग्जाम्पल है जैसे एल्गल ब्लूम, कि पहले एल्गी जो है पॉन्ड की सरफेस पर बहुत ज़्यादा डेंसली डिपॉजिट हुई, फिर कुछ ऐसा हुआ कि एल्गी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेंसली डिपॉजिट होनी शुरू हो गई, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो एल्गी के डेंसली डिपॉजिट हो जाने की वजह से सनलाइट पॉन्ड के अंदर नहीं गई, और ना जाने की वजह से निचले जो प्लांट थे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए या कम कर पाए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट कम हुआ और मछलियाँ मरना शुरू हो गई। एल्गल ब्लूम एक तरीके का यूट्रोफिकेशन भी इसकी वजह से होता है। ओके, सो नाउ अगर हम देखते हैं, अब है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जिसमें हम देखते हैं दो स्पीसीज़ जो होती हैं वो आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं, यानी इंटरेक्शन ऑफ टू स्पीसीज़ इन विच दिस इंटरेक्शन मे बी प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस ज़ीरो एंड माइनस ज़ीरो। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर प्लस प्लस है तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है दोनों स्पीसीज़ में, प्लस माइनस है तो इसमें से एक को बेनिफिट हो रहा है। तो प्लस का मतलब है बेनिफिट इस इंटरेक्शन में, माइनस का मतलब जो है वो हार्म है, और ज़ीरो का मतलब यहाँ पर इस इंटरेक्शन में न्यूट्रल है। ओके, तो पहला इंटरेक्शन हम देखते हैं म्यूटलिज्म। म्यूटलिज्म में हम देख रहे हैं दोनों साइन प्लस प्लस है, बोथ आर बेनिफिशियल। प्रोटो कॉर्पोरेशन हम देख रहे हैं दोनों साइन प्लस प्लस हैं, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिशियल। प्रीडेशन हम देख रहे हैं प्लस और माइनस, तो प्रीडेटर किल्स एंड फीड ऑन प्रे, जिसमें से एक स्पीसीज का फ़ायदा होता है, एक माइनस में जाती है। अभी हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल। पैरासाइटिस में देख रहे हैं प्लस और माइनस, इसमें भी प्लस और माइनस है। पैरासाइट स्मॉल होता है और वो हमेशा बेनिफिटेड होता है, ठीक है, जैसे इंटेस्टाइनल वॉर्म होते हैं, और जिसके होते हैं वो माइनस में जाता है। कंपटीशन में हम देख रहे हैं माइनस माइनस है, दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं सेम पावर की, जिसकी वजह से दोनों ही माइनस माइनस में जा रही हैं, बोथ आर हार्म, दोनों को नुकसान हो रहा है। कॉमन सेलिज्म में हम देखें प्लस और ज़ीरो, जिसमें हम देखते हैं वन बेनिफिटेड एंड अदर इज़ अनअफेक्टेड। जिसमें अमेन सेलिज्म में अगर हम देखें तो माइनस एंड ज़ीरो, जिसमें वन जो है वो इनहिबिटेड है, इनहिबिटेड एंड अदर इज़ अनअफेक्टेड। अब आते हैं म्यूटलिज्म एंड सिम्बायोसिस। तो जैसे लाइकेन एल्गी एंड फंगी का कॉम्बिनेशन है, माइकोराइजा हायर प्लांट रूट विद फंगल एसोसिएशन, तो हम देखते हैं माइकोराइजा, इसमें भी दोनों का बेनिफिट है। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूम प्लांट, दो अलग स्पीसीज हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट, दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड है, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और रूट नोड्यूल से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके बाद हम देखें बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, तो जो कैटल की इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया सेल्यूलोज का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम देखें ट्राइको निम्फा सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग फ्लैजिला इन इंटेस्टाइन ऑफ द टर्माइट, जो दीमक होती है उसकी इंटेस्टाइन के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एक फ्लैजिलेट होता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। तो ये भी एक तरीके का म्यूटलिज्म एग्जाम्पल है, हमने देखा। अब आता है प्रोटो कॉर्पोरेशन। तो प्रोटो कॉर्पोरेशन में हम देखें कि कैटल इग्रिट बुबैकुलस इबिस फीड्स ऑन द लाइस एंड टिक्स ऑफ द कैटल। इसी तरीके से क्रोकोडाइल एंड बर्ड पल्वीनिस बर्ड होती है जो क्रोकोडाइल में, get rids the crocodile to leech and sticking inside the mouth while shrimp eats the parasite on the body of fish। तो जो क्रोकोडाइल होता है उसके समस्या क्या होती है, वो पॉन्ड के अंदर जब वो पॉन्ड में होता है या नदी में होता है तो वहाँ लीच होती हैं, तो वो लीच उसके माउथ में जॉस पे चिपक जाती हैं, तो वहाँ पर जो
बर्ड्स होती हैं वो उसके माउथ में जाके उन लीच को खा लेती हैं, जिसकी वजह से दोनों का फ़ायदा होता है और क्रोकोडाइल को उन लीच से छुटकारा मिल जाता है, बर्ड्स को फीडिंग मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रीडेशन। तो प्रीडेशन, वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रीडेटर कैप्चर एंड किल ईट्स द अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड प्रे। जैसे लॉयन एंड डियर इंट्रैक्शन, रैट एंड कैट इंट्रैक्शन, तो ये आता है प्रीडेशन। पैरासाइटिज्म, वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट ऑब्टेन्स द नरिशमेंट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। तो होस्ट से न्यूट्रिशन लेता रहता है और नुकसान पहुंचाता रहता है। इसके बाद पैरासाइट्स आर जनरली स्मॉलर देन होस्ट एंड मॉस्कीटो एंड ह्यूमन टैपवॉर्म एंड कैटल इंटेस्टाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म, जिसमें एक का फ़ायदा एक का नुकसान। इसके बाद हम देखते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन में दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी और दोनों का लॉस होगा। इट इज़ ऑफ टू टाइप। कंपटीशन दो तरीके का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। दोनों में डिस्टिंग्विश क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक, इट इज़ ए कॉम्पिटिशन amongst the member of the same species for a common resources। जैसे दो लाइन अगर आपस में सेम रिसोर्सेज के लड़े तो वो कहलाएगा इंट्रा स्पेसिफिक। अब आता है इंटर स्पेसिफिक, इट इज़ द कॉम्पिटिशन amongst the members of the different species। तो इसमें ये कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर आपस में एक दूसरे से फाइट करते हो तो वो कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक। तो अब हम देखते हैं जैसे Gauss hypothesis or a principle of competitive exclusion. This principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely. The competitively inferior one will be eliminated and this may be true if the resources are limited। देखें, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जब सेम रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से फाइट करती हैं तो इसमें जो इन्फीरियर वन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है और सुपीरियर जो होता है वो यहाँ जीत जाता है। तो इसी को हम गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन ये जो कंपटीशन होता है वो तभी होता है जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो सेम स्पीसीज वाले आपस में फाइट नहीं करेंगे, तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉमन सेलिज्म। वन इज़ बेनिफिटेड विदाउट द अदर बीइंग हार्म्ड। एक को फ़ायदा होता रहता है, दूसरे को ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट्स ऑन ए मैंगो ट्री। ऑर्किड जो होता है मैंगो ट्री के ऊपर एपीफाइट्स पौधे की तरह उस पर रहता है और उसे नुकसान नहीं पहुँचाता है। ऐसी सी एनीमोन इज़ ए कॉमन सेलिज्म ओवर द हर्मिट क्रेब। हर्मिट क्रेब पर सी एनीमोन होता है। सकर फिश एंड शार्क इंट्रैक्शन, शार्क के चारों तरफ सकर फिश जो है चिपक जाती हैं। ये जो इंट्रैक्शन है ये कॉमन सेलिज्म है। इससे सकर फिश जो होती हैं वो शार्क से चिपकी रहती हैं, जिसकी वजह से सकर फिश का कोई शिकार नहीं करता और शार्क जो होती हैं उसकी वजह से उन्हें प्रोटेक्शन मिलती रहती है। तो ये जो इंट्रैक्शन है इसे हम कहते हैं कॉमन सेलिज्म। इसके बाद आता है एमन सेलिज्म, इंट्रैक्शन बिटवीन पेनिसिलिन नोटेटम फंगाई विद अ बैक्टीरिया। इसमें दो स्पीसीज हैं, एक पेनिसिलिन नोटेटम फंगाई है और एक बैक्टीरिया है। दिस फंगी फॉर्म, ये जो पेनिसिलिन नोटेटम है फंगी फॉर्म द एंटीबायोटिक विच किल्स द बैक्टीरिया। ये एंटीबायोटिक जो फफूंदी से बनी है ये बैक्टीरिया को तो किल कर देती है लेकिन पेनिसिलिन पर अफेक्टेड नहीं होती। किल्स द बैक्टीरिया बट रिमेन अनअफेक्टेड इन पेनिसिलिन नोटेटम फंगाई। तो इस इंट्रैक्शन को हम कहते हैं एमेंसेलिज्म। इसके बाद हम देखें एक्टोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड पिकोइलोथर्मिक। तो जो एक्टोथर्मिक होते हैं उन्हें कोल्ड ब्लडेड या पिकोइलोथर्मिक भी कहते हैं। इसी तरीके से हाइब्रेनेशन, विंटर स्लीप लाइक रेप्टाइल्स, स्नेक एंड लिजर्ड। एस्टिवेशन जो होता है उसे समर स्लीप कहते हैं, जैसे फ्रॉक्स के साथ होता है। डायस्पॉस एंड हिब्रेनेशन क्या है? तो हम देखते हैं डायस्पॉस, इट इज़ द स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट शोन बाय जू प्लैंक्टन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। यानी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में जू प्लैंक्टन के जरिए जो डेवलपमेंट सस्पेंड हो जाता है उसी को हम डायस्पॉस कहते हैं। हाइब्रेनेशन, इट इज़ नोन एज हाइब्रेनेशन दैट इज़ नोन एज विंटर स्लीप। होलो पैरासाइट किसे कहते हैं? दे आर द ऑर्गेनिज्म इन विच
डिपेंड ऑन देयर होस्ट फॉर देयर एंटायर न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल है जैसे कस्क्यूटा इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट ऑफ अकेशिया। पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन in a given area at a given time is called population size. Now population density, it refers to the number of individual per unit area a given time. Now brood parasitism जिसमें हम देखते हैं कोयल ब्रूड पैरासाइटिज्म एक एग्जाम्पल है, जैसे कोयल एंड क्रो शो द फिनोमिना ऑफ ब्रूड पैरासाइटिज्म ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन फ्रॉम स्प्रिंग टू समर। कुकू लेज हर एग इन द क्रो नेस्ट। अब जो कुकू होती है कोयल, वो अपने अंडे जो हैं क्रो के नेस्ट में दे देती है। अब जो अंडे हैच होते हैं तो फीमेल क्रो जो होती है अपने बच्चों को अपने कोयल के बच्चों को अपने बच्चे समझकर पालती पोसती है, लेकिन जब वो अपनी क्रॉकिंग साउंड निकालते हैं तो जो फीमेल क्रो होती है उसको बाद में पता चलता है कि ये कोयल के बच्चे हैं। तो इस तरीके से कोयल जो होती है वो फीमेल क्रो से अपने बच्चों की परवरिश करवा लेती है। तो इस तरीके का जो धोखा है इसी को हम ब्रूड पैरासाइटिज्म कहते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कैमोफ्लेज। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच द ऑर्गेनिज्म चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टू एस्केप बाय द प्रीडेटर इज नोन एज कैमोफ्लेज। जैसे कैमिलियन करता है, फ्रॉग करता है, फिश करती है। इसमें क्या होता है, कैमोफ्लेज में अपने एक तरीके का एडेप्टेशन है। सराउंडिंग कंडीशन में जो कलर होता है उस कलर के हिसाब से अपनी बॉडी को वो सेकंडों के अंदर बदल लेते हैं और प्रीडेटर से अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है, तो इसी एबिलिटी को हम कहते हैं कैमोफ्लेज। जैसे गिरगिट का रंग बदलना। एडेप्टेशन, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट सम यूजफुल कैरेक्टर फॉर देयर बेस्ट सर्वाइवल इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ यूज़फुल कैरेक्टर को अडॉप्ट किया जाता है और इंडिविजुअल का सर्वाइवल जो है वो हो जाता है, इसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन। तो इसमें देखते हैं जैसे कंगारू रैट नेवर ड्रिंक द वाटर एंड फाउंड इन यूएसए, जिसने जीवन में कभी भी पानी नहीं पिया और ये यूएसए में मिलता है। इट हैज़ द एडेप्टेशन बाय प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिक वाटर ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम देखते हैं मेटाबॉलिक वाटर जो है वो C6H12O6 प्लस O2 और CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो मेटाबॉलिक वाटर जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनता है, उसी से ही अपना काम चलाता है और अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता। पोलर बियर, हम जानते हैं कि पोलर बियर जो बहुत फैटी होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, तो परफॉर्म द एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन माइनस टेम्परेचर। ये -35 टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं बाय डेवलपिंग ए थिक फैटी लेयर इन एडिपोज टिश्यू एंड हैवी स्किन जो होती है इनकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है और ये जो है कड़ाके की ठंड में पोलर बियर जो है बचे रहते हैं -30 टेम्परेचर पर भी। तो ये है इनका एक एडेप्टेशन जो अपनी स्किन के नीचे एडिपोज को बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर लेते हैं ये। इसके बाद आता है हिल प्यूपिल कंटेन अ हायर कंटेंट ऑफ आरबीसी इन कंपैरिजन टू प्लेन एरिया। जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में जो पहाड़ी लोग होते हैं उसमें आरबीसी का कंटेंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है? बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड ऑक्सीजन डिक्रीज। जो हायर एल्टीट्यूड होते हैं वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, डिक्रीज फॉर कंप्लीटिंग द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन नेचुरली दे कंटेन हायर कंटेंट ऑफ आरबीसी। तो पहाड़ी लोग जो होते हैं, लद्दाख के रहने वाले लोग, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इस वजह से उनमें जो बॉडी की ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने की वजह से ज़्यादा कंटेंट में आरबीसी उनकी बनती है। इसीलिए वो जो है गरीब होने के बाद भी या आयरन रिसोर्सेज नहीं भी लेते हैं तो भी उनके आरबीसी का हीमोग्लोबिन का लेवल जो है बढ़ा हुआ होता है। उसका मेन कारण ये है। इसके बाद हम देखते हैं जीरोफाइटिक प्लांट, दे आर कैपेबल टू सर्वाइव इन डेजर्ट। जैसे कैक्टस जो होता है वो जो है बिना पानी के भी सर्वाइव हो जाता है। डेवलपिंग फॉलोइंग कैरेक्टर्स, दे टर्न देयर लीव्स इन स्पाइन। उनकी जो जितनी भी पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। दे कंटेन देयर स्टेम ग्रीन, उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। एंड दे हैव द क्रेंज एनाटमी
एंड देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द इवनिंग, उनके अंदर जो है क्रेन्स एनाटमी होती है और उनके स्टोमेटा इवनिंग के समय में ओपन होते हैं। एंड देयर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है उसे हम CAM कहते हैं, क्रैस्कुलम एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये थे जीरोफाइटिक प्लांट के एडेप्टेशन। इसके बाद देखें एडेप्टेशन इन बैक्टीरिया। सम आर्की बैक्टीरिया डेवलप सच टाइप ऑफ ए प्रोटीन विच आर कैपेबल टू बियर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, सो दिस इज़ द एडेप्टेशन ऑफ दीज बैक्टीरिया फॉर देयर सर्वाइवल। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो थर्मल बेल्ट में भी मिल जाते हैं, जहाँ टेम्परेचर जो है हॉट स्प्रिंग्स में 100 डिग्री सेल्सियस भी होता है, तो ये वहाँ बच जाते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया जो हैं थर्मो रेसिस्टेंट प्रोटीन डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया उन थर्मल बेल्ट्स के अंदर भी यानी गर्म पानी के चश्मों में, झरनों में भी ये बच जाते हैं। एडेप्टेशन इन फिश अगर हम देखें तो बॉडी इज स्ट्रीम लाइंड होती है एंड रेस्पायरेशन अकर्स बाय गिल्स होता है। हैंड एंड लेग्स आर मॉडिफाइड फिन्स होते हैं और दे आर कोल्ड ब्लडेड पिकोलियोथर्मिक, यानी ठंड में रहने के बाद भी, ठंडे पानी में रहने के बाद भी इन्हें फिशेस को ठंड नहीं लगती। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ चैप्टर में देखा, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ द टर्म नाइस वॉज क्वाइंड बाई ग्रेनल। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल डू नॉट अकर इन टुंड्रा, टुंड्रा में एम्फीबियन एंड रेप्टाइल नहीं मिलते हैं। साल, टीक एंड सैंडल अकर इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में साल, टीक और सैंडल यानी चंदन के पौधे मिलते हैं। ग्रासलैंड ऑफ न्यूजीलैंड आर कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं टोसॉक्स। और मैनग्रूव वेजिटेशन अकर इन कोस्टल फॉरेस्ट। वार्म ब्लडेड एनिमल हैव लार्ज साइज इन कलर एरियाज, इट इज़ कॉल्ड ब्रैगमैन्स रूल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव लार्ज साइज, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल हैं वो लार्जर साइज के होते हैं। इन कोल्ड एरियाज, इन कोल्डर एरियाज इट इज़ कॉल्ड ब्रैगमैन्स रूल। जॉर्डन रूल इज़ अबाउट बर्ड, बर्ड के लिए जॉर्डन ने रूल दिया था। सॉयल डिपॉजिटेड बाय फ्लड वाटर इज़, उसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। कैमोफ्लेज इज शोन बाय प्रेइंग mantis, stick insects, dead leaf and butterfly. Autoecology is the relation of a population and its environment. Ecotone is a zone of the transition between two communities. Ecological niche is the physical position and functional role of species within the community. According to Allen rules, the mammals from the colder climates have shorter areas, shorter ears and shorter limbs. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैलिनिटी पर। तो देखें सैलिनिटी जो होती है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सीज मेजर्ड इन द पार्ट्स ऑफ पर थाउजेंड्स ऑफ, इसमें आंसर आएगा 30 से 35। ए प्लांट विच लिव्स फॉर ए फ्यू डेज इज कॉल्ड इफिमेरल। ठीक है, ए प्लांट विच लिव्स फॉर ए फ्यू डेज, वो प्लांट जो कुछ दिनों के लिए रहता है उसे कहते हैं इफेमरल। द टर्म इकोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय राइटर। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैनग्रूव प्लांट इज विविपेरी, मैनग्रूव प्लांट जो होते हैं उसमें विविपेरिटी मिलती है। ठीक है, पार्शियल रूट पैरासाइट जो होती है वो सैंडलवुड में होता है। विच फोटोसिंथेसाइज their own food but tap the roots of other species for water and inorganic nutrients। तो सैंडलवुड की ये खासियत है, ये कहलाता है पार्शियल रूट पैरासाइट। ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज इज कॉल्ड सवाना। नाउ राइजोफोरा इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स component of mangrove vegetation, mangrove vegetation। इसके बाद हम देखते हैं science which links the heredity and environment is called gynecology। greatest biological problem which man face today is population explosion। हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो population explosion है। the great barrier reef along the east coast of Australia can be categorized, वो आएगा इकोसिस्टम में। partial stem parasite is viscum, it is capable of the photosynthesizing the manufacturing its own food and it is a hemiparasite on several species of trees from which it draws the water and nutrients।
द टर्म इकोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई हैकेल, हैकेल ने दी थी, एंड राइटर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द वर्ड इकोलॉजी। प्लेन एरिया के जो प्लांट होते हैं उन्हें हम मीजोफाइट्स कहते हैं, डेजर्ट एरिया के प्लांट्स को हम जीरोफाइट कहते हैं जिसके अंदर सनकैन स्टोमेटा होता है, सॉल्ट एरिया प्लांट्स को हम हेलोफाइट्स कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। मोर देन 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ कंटेन्ड इन पोलर आइस। इसके बाद ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज, उसे हम इकोटोन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैनग्रूव प्लांट जो होता है उसमें विविपेरी आएगी। द सॉलिड यूरिन टू अवॉइड वाटर लॉस, कंगारू रेट आएगा इसका आंसर। प्रेइंग मैंटिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कैमोफ्लेज। टाइफा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीवियस प्लांट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ अगला क्वेश्चन, द सॉइल विच इज़ ट्रांसफर्ड बाय विंड इज़ नोन एज एलियन साउंड, एलियन सॉइल कहलाती है। एंड द वाटर अवेलेबल टू द प्लांट, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कैपिलरी वाटर या हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तो हम किसे कहेंगे कैपिलरी वाटर। आंट जो है वो मायरेमेकोफिली कहलाती है। द रिमेन, आंट के जरिए जो पॉलिनेशन होता है उसे हम मायरेमेकोफिली कहते हैं। एंड द रिमेन्स ऑफ द क्रॉप विच आर अलाउड टू डिके एंड डिकम्पोज इन द फॉर्म लैंड इज कॉल्ड मल्चिंग कहलाता है इसे। A0 लेयर इज़ रिच इन ह्यूमस, A0 लेयर जो होती है सॉइल की उसमें ह्यूमस होता है, टॉप पर होती है ये। स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमेकोलॉजी कहलाती है। पैसेमोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो वेयर द सॉइल इज सैंडी। सैंडलवुड ट्री इज कंसिडर्ड एज ए पार्शियल रूट पैरासाइट, इस पर टिक लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हेलोफाइट इज प्न्यूमेटोफोर्स होते हैं, हेलोफाइट्स के अंदर प्न्यूमेटोफोर्स होते हैं। मैनग्रूव टाइगर इज फाउंड इन सुंदरबन के अंदर मिलता है। रेशो ऑफ नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस, इसे कहते हैं वाइटल इंडेक्स। मल्चिंग हेल्प्स इन सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। Population density of terrestrial organism is measured in the term of individual per meter square. Maximum CO2 fixation is done by, सबसे ज़्यादा जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स के जरिए, बैक्टीरिया के जरिए या जू प्लैंक्टन, तो हम कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन से होता है सबसे ज़्यादा। इसके बाद हम देखते हैं द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज़ लेस देन, क्ले पार्टिकल का जो साइज़ है वो होता है 0.002 millimeter. Which of the following is provided to the plant by fungi present in mycorrhiza? तो mycorrhiza के अंदर जो है वो होता है फॉस्फेट, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो होता है वो है 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। ओके, द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड रेफ्लिशिया इज ए टोटल रूट पैरासाइट। रेफ्लिशिया इज नोन एज द क्वीन ऑफ पैरासाइट। और ओरोबैंकी एंड स्ट्रिगा टोटल रूट पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया एंड नेपेंथीज। एलन रूल्स मैमल्स इन कोल्ड रीजन्स हैव स्मॉलर लेग्स, टेल्स एंड ईयर्स। तो एलन रूल जो है वो फॉलो होता है उन ठंडे इलाकों में रहने वाले मैमल्स के साथ जिसमें उनके छोटे कान होते हैं और छोटी ही टांगें होती हैं। नाउ फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में जो इकोलॉजी के फादर हैं उन्हें माना गया रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया उन्हें माना गया है रामदेव मिश्रा। CAM हेल्प्स इन द प्लांट्स इन वाटर कंजर्वेशन। ओके, नाउ पीडोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ सॉइल। द प्रिंसिपल कैटायन इन एल्कलाइन सॉइल, तो इसमें जो है एल्कलाइन सॉइल के अंदर जो होता है वो सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, तो कैल्शियम पे टिक लगाएंगे। इसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म टॉलरेंट टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी आर कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं स्टेनोहेलाइन। नाउ ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। ए कुकू लेज एग इन द नेक्स्ट ऑफ अदर स्पीसीज ऑफ द बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासाइटिज्म। तो ये अभी हम सब समझ चुके
ये सारे क्वेश्चंस हो गए। ये नीट के हमारे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ये हमने देखे और मैं समझता हूँ इनमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो आप लोग जो है उस हिसाब से तैयारी करें, नीट के क्वेश्चन देखें, चैप्टर को कंप्लीट करें। ओके, सो नाउ बेस्ट विशेस फॉर योर नीट एग्ज़ाम। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें चैप्टर होगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अंटिल बाय बाय, यू प्रिपेयर वेरी वेल। ओके।